हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, कल के जैसे तो हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं आज। आज तो थोड़ा रिलैक्स में चलेंगे। ओके, क्योंकि जो पढ़ाना था वो ऑलरेडी एक टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो डेली डेली क्या है पढ़ाना है ना। तो थोड़ा सा आराम भी रहना चाहिए बॉडी को, और दिमाग को भी थोड़ा आराम रहना चाहिए, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। डोंट वरी, ज्यादा भी रिलैक्स नहीं दे दूंगा आपको, क्योंकि पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई होनी चाहिए, रिलैक्स के टाइम रिलैक्स होना चाहिए। अभी पढ़ाई का टाइम है, तो मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। ओके, तो देखिए, जैसे कल मैंने आपको मैसेज भी डाल दिया था कि आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा रिलेटेड टू रेलवे की जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके रिगार्डिंग। ओके, कल ही एक्चुअली एडवर्टाइज आ गया था रेलवे ग्रुप डी का, बट कल उतना टाइम नहीं मिल पाया, सो दैट्स वाई आज मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो देखो, ये जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि एक्चुअली एड जो है वो ग्रुप डी का है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए, एग्जाम फी कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, उसका पैटर्न कैसा है, सब चीजों के बारे में हम बात कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, रेडी हो तो ध्यान से टकटकी लगा के वीडियो को आपको देखना है। जहां पर भी डाउट होगा आप मुझे वहां पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके लिए आपको और एक वीडियो लगा दूंगा। ओके, देखो, ये जो रहेगा इसमें मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, जितना मैंने जैसे जो जो मेजर डिटेल्स है उतना तो मैं आपको बता दूंगा इसमें। सॉरी, फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके भी आ जाऊंगा, और एज वेल एज कितनी कौन से जोन से कितनी वैकेंसीज है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि रेलवे जो है वो ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होती है उसकी, और वो जोन में डिवाइड है। ठीक है, तो जोन वाइज मैं आपको बता दूंगा कि कितने कौन से जोन में कौन सी वैकेंसीज है, कितनी है, और कौन सा ट्रेड है। एक 10 ट्रेड है, आई थिंक 10 ही होगा, एग्जैक्टली मुझे भी मालूम नहीं है, देखना पड़ेगा, बट आई थिंक कि 10 ट्रेड है, उसके रिलेटेड वैकेंसीज आती है उसकी। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं अपन। जस्ट वेट। देखिए, सबसे पहले तो कल जो है, मतलब इसका जो डेट आया था, सॉरी जो नोटिस आई थी, शॉर्ट नोटिस जो आई थी वो कब आई थी, लास्ट ईयर ही आई थी 2025 में, 27 दिसंबर को इसका जो नोटिफिकेशन आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आया था। बट पूरा मतलब कितनी वैकेंसीज है क्या है वो उतना, मतलब जो फुल नोटिफिकेशन था वो आया नहीं था। वो कब आ गया है, वो कल आ गया। ठीक है, देखो इसकी जो ओपनिंग डेट है कब से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आज से हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या तारीख है अपनी, 31 जैन 2026। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब आज से हम अप्लाई करना शुरू कर देंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी वीडियो रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वन जो वीडियो बनाऊंगा उसी के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग डेट है, वो क्लोजिंग डेट कब तक है, अच्छा खासा टाइम दिया है अपने को। ठीक है, क्योंकि पूरा फरवरी है, फेब है, और एज वेल एज जो मार्च है वो पूरा मार्च भी अपने पूरा, सॉरी नहीं, 2 तारीख तक है। मतलब 2 मार्च तक हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक चीज याद रखना, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, सारी डिटेल्स जो है, आपका नाम क्या है, आपका पापा का नाम, आपकी कैटेगरी क्या है, फिर उसके बाद सॉरी क्या डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो एक्यूरेट भरना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, वैसे तो आपको करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है, ठीक है, करेक्शन विंडो मिलती है, लेकिन करेक्शन विंडो में भी क्या होता है कि आपको अलग सा चार्ज देना पड़ता है उनको, ₹250 अलग से चार्ज देना पड़ता है, ये याद रखना। मतलब अगर आपने आपका क्या हो गया, अभी मेरा नाम है, सॉरी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ पे आपने क्या किया, गलत किया, तो 3 की जगह पर 4 कर दिया, लेकिन वहां पर गड़बड़ हो गया ना, तो एट द एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए एक करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाती है। देखो, कब तक फॉर्म चलेगा, फॉर्म चलेगा 2 मार्च तक फॉर्म चलने वाला है। फी पेमेंट का कब तक है, 4 मार्च तक है फी पेमेंट का, और फिर उसके बाद 5 से लेके 14 तारीख तक, मतलब मार्च तक, 5 मार्च से लेके 14 मार्च तक क्या होगा, आपका जो करेक्शन विंडो है वो करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपने कुछ गलती की है फॉर्म फिलअप करने में तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, बट फॉर एवरी मॉडिफिकेशन जो आप मॉडिफाई कर रहे हो उसके लिए, फॉर एवरी, इसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ₹250 चार्ज देना पड़ेगा। अब देखो, इतना तो कोई अमीर नहीं है कि सारे इसमें गलतियां ही कर दे, है ना, ऐसा मत करना। जो है फिलअप कर रहे हो वो एक अच्छे से फिलअप करो। क्लियर है, आगे समझ में, इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, आज से चालू हो चुका है, 2 मार्च तक उसका चालू रहने वाले हैं।
क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। हम्म, ये जो वैकेंसीज है ना, टोटल वैकेंसीज देखो, आपको टोटल वैकेंसीज कितनी है? 21,997, मतलब करीब करीब, चलो मान रहे थे अप्रोक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज निकाली है उन्होंने? 22,000 के करीब करीब वैकेंसीज निकाली हुई है। इस साल थोड़ा सा कम हो गया। वाई? बिकॉज मैंने लास्ट ईयर भी देखो एक वीडियो बनाया था सेम इस पे, उसमें 32,000 वैकेंसीज थी। इस बार क्या हो गया है? इस बार 10,000 कम है, शायद अगली बार उससे भी कम हो जाएगी। ओके। तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना, क्योंकि कम में कम वैकेंसीज में खेलने से अच्छा ज्यादा वैकेंसी में खेलो आप। ओके, सेफ एंड साइड रहेगा, हमेशा याद रखना। टोटल वैकेंसीज कितनी है अपनी? 22,000 वैकेंसीज है। एज एज लिमिट जो है ना, वो याद रखना, 18 से लेके 33 ईयर्स तक क्या है आपका, एक जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं। जनरल कैटेगरी कितना है? 18 से लेके 33। अगर ओबीसी वाला कैंडिडेट है, उसको क्या होगा? इससे और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी का क्या होगा? उसको और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए और 2 साल आगे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है। ये एक सर्विसमैन का अलग होता है। मैं उसके परस्पेक्टिव में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक जनरल कैटेगरी, मतलब एक ओपन के लिए, ओपन मतलब ऑल ओवर के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है उन्होंने, बट मेडिकल स्टैंडर्ड का भी मैंने एक अलग से पीपीटी बनाया है, मैं आपको वो दिखा दूंगा। इनिशियल पे जो है, वो इनिशियल पे कितना है? 18,000। 18,000 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वो लेवल 1 में आ जाता है 18,000। और करीब करीब मेरे हिसाब से 18,000 डिसेंट, मतलब एट ए इंट्री लेवल। ओके, इंट्री डिसेंट मतलब, डिसेंट मतलब इतना भी डिसेंट नहीं है, बट आप यू कैन सर्वाइव। ओके, सर्वाइव, और एक अच्छी खासी, अच्छा खासे भी बोल नहीं सकते यार क्योंकि 18,000 थोड़ा सा कम ही होता है वैसे, बट चलो मान लेते हैं। जिसके लिए कुछ नहीं है ना, उसके लिए बहुत है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि 18,000 अगर आपका बेसिक पे है ना, तो उसके हिसाब से आपका जो इन हैंड सैलरी बोल रहा हूँ ना मैं, ओके, इन हैंड सैलरी जो है वो आपकी करीब करीब 33,000 के आसपास इसकी इन हैंड सैलरी आ जाए। याद रखना। ये कहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं? जो मेजर सिटीज है, एक्स कैटेगरी में, मतलब उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक सिटी में 33 के आसपास आ जाएगा, वाई सिटी जो है उसमें 30 तक आ जाएगा, और जेड सिटी जो है उसमें 27,000 तक क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका। ओके, इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ। और देखो, ये अभी आपके लिए एक, आई होप कि आपको पता होगा कि 1 ऑफ जैन जो है ना, 1 ऑफ जैन 2026, 1 ऑफ जैन 2026 से क्या हो गया? 8 पे कमीशन। ओके, 8 पे कमीशन स्टार्ट हो चुका है। अब जब इंप्लीमेंट होगा तब देखा जाएगा, बट मेरे हिसाब से जो 18,000 है ना, उस 18,000 का जो भी बेसिक पे हो जाएगा आफ्टर पे कमीशन, वो करीब करीब 34,000 के आसपास हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ऐसा मत सोचो कि यार यार ये लेवल 1 का जॉब है। एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके पास होता है ना, उसकी इसकी वैल्यू नहीं होती, ये चीज मेरे को पता है। ठीक है। और जिसके पास कुछ नहीं है ना, जो बोलता है ना, अरे यार ठीक है कुछ भी मिल जाए लेकिन मिल जाए, उसी को ना इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों के पास इसको पहुंचाओ कि ठीक है यार, उसको मतलब होशियार है बट कुछ नहीं हो पा रहा है, तो एक डिसेंट जॉब है, आप कर लो इसको। ठीक है। और इसमें हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ना डिपार्टमेंटल आप एग्जाम दे सकते हो, याद रखना। डिपार्टमेंटल एग्जाम बहुत अच्छे खासे होते हैं। 3 साल की सर्विस होने के बाद ना आप डायरेक्टली मतलब एएलपी, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, फिर लोको पायलट, या फिर अदर जो भी स्टेशन मास्टर्स वगैरह है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, याद रखना। और डिपार्टमेंटल एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू ऐसे ओपन ओपन कॉम्पिटिशन से। आ रहा है समझ में? ये थोड़ा दिमाग में रखो आप। चलो आगे देखते हैं अपन। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा कैसा है देख लीजिए आप। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा? एक तो पहले आपको क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दिया है उन्होंने, पहला क्या होगा आपका? कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब पहले आपको कंप्यूटर पे जाके वो एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, फिर आपको कंप्यूटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, वो पहले होगा। फिर उसके बाद जो भी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका क्या लिया जाएगा? पीईटी। पीईटी का मतलब क्या होगा? फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ली जाती है। उसमें क्या करना पड़ता है? आपको दौड़ना पड़ता है, और एक क्या कहते हैं, रेत की एक बोरी दी जाती है, उसको उठा के उसको भी दौड़ना पड़ता है। मतलब अल्टीमेटली आपको दौड़ना ही है उसमें, याद रख। ठीक है, क्योंकि वो जो जॉब की जो कैटेगरी है ना, थोड़ा सा फिजिकली फिट होना चाहिए बंदा, वैसी वैसी कैटेगरी है उसकी। ठीक है, लेकिन दिल मत छोटा करना, मैं बता रहा हूँ। ग्रुप डी इज ए डिसेंट है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए डिसेंट है। ओके, क्लियर है?
और अपने बंदे तो यार खेत में काम तो करते ही है ना, तो क्या शर्माना है, वहां पर वो काम करो, गवर्नमेंट जॉब है। और क्या फैसिलिटी चाहिए आपको? स्कूल की फैसिलिटीज मिल जाती है, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज मिल जाती है, बहुत कुछ फैसिलिटीज है। ओके, फिर देखना, थर्ड वन क्या होगा। जो बंदे सीबीटी में पास होंगे उनको पीईटी में लिया जाएगा, जो बंदे पीईटी में पास होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या होगा ना वाला है, मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। ओके, अब मेडिकल एग्जामिनेशन की कैटेगरी अलग होती है थोड़ी रेलवे में, याद रखना। ओके, तो उसको मैं सेकंड सेकंड वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वो और जो जोन वाइज जो वैकेंसीज है ना उसका थोड़ा सा कोरिलेशन है, तो उसका वो मैं सेपरेट ही वीडियो बता दूंगा, इसमें मैं कुछ कॉम्बिनेशन नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, 4 स्टेज होने वाली है। हम्म, अब देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि सीबीटी वन पहला वाला प्रोसेस क्या है आपका, फर्स्ट वन जो प्रोसेस है वो आपका सीबीटी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब वो जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, टेस्ट में आपके चार मेन कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 4 सब्जेक्ट, या फिर सॉरी, मैंने आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। चार कौन कौन से? एक तो है आपका जनरल साइंस रहेगा, दूसरा वाला क्या है आपका मैथमेटिक्स रहेगा, तीसरा वाला आपका रीजनिंग रहेगा, और चौथा वाला आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर वाला रहेगा। ये याद रखना। हर एक टॉपिक के ना, हर एक टॉपिक के आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिक्स के कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के कितने आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर जो है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन आ गया समझ में। और इसके लिए ये पूरा जो है, उसके लिए टाइम कितना मिलेगा, इसके लिए आपको कितना 90 मिनट्स का टाइम मिल जाएगा, 1.5 घंटा मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 1.5 घंटा। अब ऐसा, और इसमें ये एक चीज याद रखना कि इसमें क्या है आपकी निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, अब इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी दी है, 1/3 का निगेटिव मार्किंग दिया है। अब 1/3 का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 3 गलत किए ना, 3 गलत कर दिए तो उसमें आपके कितने मार्क कट हो जाएंगे, उसमें आपके 1 मार्क कट हो जाएगा, यही याद रखना। ओके, आ गया समझ में। जस्ट वेट। निगेटिव मार्किंग है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में कैसे होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम है ना, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अपने बंदे क्या करते हैं, चलो ठोको, जितना ठोकना है उतना ठोक। और बट यहाँ पर ऐसे मत करना, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा बच के रहना। अगर आ रहा है तो ही अटेम्प्ट करना, अदरवाइज मत करना। और इतना भी कम मत करना कि पहले अटेम्प्ट के मतलब इससे ही बाहर निकल जाओ, ऐसे भी मत करना। टोटल कितने क्वेश्चन आ गए अपने पास, टोटल है 100 क्वेश्चन। कितने मार्क का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, याद रखना। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है। आगे समझ में। चलो, निगेटिव मार्किंग है, ये चीज याद रखना सबसे पहले। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ना मैंने क्या किया है, सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो देखो, थोड़ा सा अपडेट रहा करो। मैं भी वैसे वीडियोस डालते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को भी आप देख सकते हो कि बीच बीच में से, बीच बीच में नहीं, डेली तो वीडियो आता ही रहेगा। और मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि डेली वीडियो आए। ठीक है, और आप भी आपकी तरफ से थोड़ा सा मेहनत करना कि जो भी बना रहा हूँ उसको देखना आप। ठीक है, देखो मैथ्स का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस देखो वैसे आसान होता है, इतना हाई लेवल भी नहीं पूछते वो। ग्रुप डी में क्या क्या है, एक तो नंबर सिस्टम है, फिर बॉडमॉस रूल है। बॉडमॉस रूल मतलब क्या है, अपना सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन मतलब कैसे, 2+4 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे कुछ तो रहता है। ठीक है, वो है बॉडमॉस आपका। फिर उसके बाद है डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन लॉस है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है। देखो इसमें थोड़ा सा ये एडवांस में जा रहे हैं। ठीक है, बट ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। फिर स्क्वायर रूट है, एज के कैलकुलेशंस करना है, पाइप एंड सिस्टेंस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका एक नॉर्मल सिलेबस है जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कुछ अलग ही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मैथ्स का सिलेबस होता है, सो डोंट वरी। ओके, ये आपको अच्छे से करके जाना है। फिर रीजनिंग का तो आई होप कि सबको पता ही होगा क्या होता है रीजनिंग का सिलेबस। ओके, और ये जो पैटर्न हमने देखा था उसमें देखिए, रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। रीजनिंग का वेटेज कितना है, 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स का रीजनिंग है, और 25 मार्क्स का मैथ्स है। मतलब दोनों को मिला के करीब करीब 55 मार्क्स इसी में बन रहे हैं आपके। तो थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग आपका थोड़ा नहीं, ज्यादा अच्छा बनना चाहिए मैथ्स और रीजनिंग। क्योंकि भाई साहब कंपटीशन बहुत तगड़ी हो चुकी है, अगर आप बोलेंगे ना हाँ कुछ नहीं करेंगे तो नहीं होगा।
ठीक है, वही इसी माइंड से अगर आप बैठेंगे ना तो नहीं होने वाला, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आ गया समझ में। और रीजनिंग का तो आई होप कि सिलेबस बताने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी करो उतना कम ही है। ठीक है, और बहुत सारे, सबसे पहले तो मॉक लगाओ सबसे पहले। ठीक है, चलो। रीजनिंग का तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बचपन से तो देते ही आ रहे हो। ओके, चलो साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस जो है ना वो सिंपल है। आप 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस की किताबें उठा लो, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सारा रट लो। ठीक है, क्या करना है, रटना है सिर्फ। क्लियर है। जनरल साइंस में क्या आएगा आपका, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, लाइफ साइंस का तो छोड़ दो, लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी आएगा, और आपका इन्वायरमेंट आएगा। ये इन्वायरमेंट के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको। ये साइंस की, जैसे मैंने बोला, 6 से लेके ना 10th स्टैंडर्ड की किताबें है ना, उसको उठा लो और आराम से रट लो। ठीक है, 1 महीने तक आराम से रट लो। ऐसे घुल के पीना पीना है उसको, कि अगर मैंने नींद से भी उठा दिया ना आपको और पूछा कि एनिमल क्लासिफिकेशन किसने किया था, वो आपको आना चाहिए। आगे समझ में। और बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं। आप ना एक बार पीवाई क्यूज, मैं पीवाई के ऊपर भी इसका ये ले लूंगा। ओके, सेशन ले लूंगा, याद रखना। ओके, तो उसको भी अटेम्प्ट कर लेना, और आसान है। और अभी रिसेंटली देखो, इसी महीने, लास्ट महीने में ही आपके एग्जाम एग्जाम हुए हैं। पिछले साल के, पिछले साल का इस साल एग्जामिनेशन हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा उसका भी रेफरेंस आपको दे दूंगा मैं आपको ना। करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर मतलब ऐसी चीज है कि वो समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने जैसा है। ओके, कितना भी करो कम ही पड़ जाता है। अब मेरे मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है उसको, कि कितना भी करो वो कम ही है। मतलब जब हम करते हैं, अलग अलग नहीं, मतलब हम करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ अलग ही पूछते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे हम इतनी मेहनत की तो कुछ आया क्यों नहीं। ऐसा हर एक को लगता है। ओके, ऐसा नहीं कि सब, मतलब आपको ही लगेगा, हर एक को लगेगा। अब करंट अफेयर में क्या क्या है आपका, जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, फिर कल्चर है, फिर पर्सनैलिटीज है, इकोनॉमी, अभी बजट आया, देखो बजट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स के रिलेटेड चीजें पता नहीं होनी चाहिए आपको, उस पॉलिटिकल चीजों के रिलेटेड आपको पॉलिटी से पता होना चाहिए। मतलब अभी रिसेंटली अगर हमें महाराष्ट्र की बात कर ली, तो महाराष्ट्र में अभी डिप्टी सीएम का नॉमिनेशन, सॉरी मतलब अपॉइंट कर दिए, तो वो कौन करता है, क्या करता है, मतलब ये पॉलिटिकल जो चीजें हैं उनको बैकग्राउंड में जाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखो क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ, मैंने ये बीच में ही छोड़ दिया क्वालिफिकेशन, उसका केस चल रहा था देखो अभी। मतलब आईटीआर भी रखना है, या फिर मतलब उसका था कि 10th एंड आईटीआर, ऐसा था। 10th एंड आईटीआर मतलब 10th भी होना चाहिए और आईटीआर भी होना चाहिए, तो उसके चक्कर में मतलब कोर्ट में इसका केस चल रहा था। और ये कोर्ट के केस के बाद उसका क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th रखा है। मतलब आपको आईटीआर भी नहीं होगा ना तो भी चलेगा, 10th ही काफी है उसके लिए। ये तो फिर और ही मतलब सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। ओके, तो थोड़ा सा मतलब इस पे ध्यान दो, क्योंकि पहले ऐसा था कि भाई साहब 10th भी होना चाहिए और आईटीआई भी होना चाहिए। मतलब अगर 10 लाख बच्चे इसके लिए, मतलब मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख बच्चे अगर इलिजिबल होते, मतलब 10 लाख बच्चे, उनमें से सिर्फ 2 ही लाख बच्चे ऐसे थे कि जिनके पास 10th और आईटीआई था। मैं मान मान के चल रहा हूँ, क्या ऐसे नहीं किया रहे सर, ये क्या बात कर रही, ऐसे नहीं। मैं सिर्फ आपको मानने के लिए बोल रहा हूँ, मानने के लिए क्या जाता है ना, हाँ। 10 लाख बच्चे, तो उनमें से सिर्फ 2 ही लाख ऐसे थे कि जिनके पास 10th भी था और आईटीआई भी था, तो सिर्फ वही एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, आईटीआई की कंडीशन हटा दी, तो उसकी वजह से 10 लाख भी बच्चे क्या कर सकते हैं अभी, दे सकते हैं। तो उसके लिए याद रखना कि कंपटीशन अभी बढ़ चुका है आपका। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं, फीस कितना देना है आपको। क्या लिखा है, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, 500 रुपीज फी पेड करनी है। उसमें से 400 रुपीज जो है वो क्या होगा आपका, रिफंड होगा। रिफंड हो जाता है, लेकिन भाई बहुत टाइम लगा देते हैं रेलवे वाले, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार बच्चे कैसे कैसे यार, मतलब किस तरीके से फी पेड करते हैं आप उनको ही पता है। ओके, और मेरे को भी पता है कैसे कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। चलो ये अपने हाथ में नहीं है, सो डोंट वरी। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे उनको कितना करना है, 500 करना है। उसमें से आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। और फिर अदर देन दूसरे जो कैटेगरी के बच्चे, सॉरी, नहीं शायद मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, क्योंकि जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 500 ही करना है। और फिर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यू सॉरी, जो फिजिकली अपने डिसेबल मतलब अपने अपने बच्चे हैं उनके, फिर फीमेल कैंडिडेट हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, फिर ईबीसी मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है, उनके लिए कितना है, 250 रुपीज का क्या है, फीस है। और उनका सबका क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट रिफंड हो जाएगा। ठीक है,
आ गया समझ में। और अभी लास्ट वन जो है वो क्या है आपका, फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट। जैसे मैंने बोला था कि पहले क्या होगा, सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद क्या होने वाला है आपका, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट में क्या करेंगे वो, देखो, थ्री टाइम्स बच्चे क्या करेंगे, वो क्वालिफाई करेंगे। मतलब सीबीटी दे दिया कितने लोगों ने, सीबीटी जितने भी लोगों ने क्वालिफाई करवा दिया, ठीक है। तो सीबीटी से क्या करेंगे, थ्री टाइम्स बच्चे, मतलब अपनी वैकेंसीज कितनी है, 22,000 है, राइट। 22,000 वैकेंसीज है, तो वो क्या करेंगे, 22,000 के थ्री टाइम्स, तो कितना आएगा, करीब करीब वो 66,000 बच्चों को वो क्या करेंगे, या फिर करीब करीब 70,000 बच्चों को क्या करेंगे, वो क्वालिफाई करवाएंगे। किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करवाएंगे। याद रखना, मतलब एक पोस्ट के लिए तीन बच्चों का वो बुला लेंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उतनी फिजिकली स्ट्रेंथ होती नहीं है उनके पास, तो उसमें से काट काट छट के वो चले जाते हैं। तो देखो, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो क्राइटेरिया वो अलग अलग है। क्राइटेरिया क्या बोला है, मेल कैंडिडेट को दो कंडीशन रखी है। क्या है कि उनको क्या करना है, 35 kg का एक, मतलब लिफ्ट करना है वेट, मतलब सैंड का एक क्या होता है वो, क्या बोलेंगे उसको, सैंड का एक थैला दिया जाएगा, वो 35 kg का होगा। उसको क्या करना है, उठा के 100 मीटर तक आपको दौड़ना है, और वो कितना है, 2 मिनट में दौड़ना है, और एक ही चांस मिलेगा। ना ही आपको उसको नीचे रखना है कहीं नहीं, एक बार उसको उठा लिया ना, तो जब तक 100 मीटर कंप्लीट नहीं होता तो तब तक आपको उसको नीचे नहीं रखना है। और दूसरी वाली कंडीशन क्या है आपको, सेकंड वन कंडीशन क्या है आपको, 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितने इसमें कवर करना है आपको, 4 मिनट 45 सेकेंड्स में कवर करना है, हो जाएगा आराम से। ओके, ये वाला तो हो जाएगा, पहला वाला पता नहीं मेरे को होगा नहीं होगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। सेकंड वाला कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो अब फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैसा ही है, सेम कंडीशन है, बट वेट कम है और टाइम बढ़ा दिया। कितना है देखो, अब 20 kg उठाना है उनको, 100 मीटर दौड़ना है कितने मिनट में, 2 मिनट में। और वो भी, उनको भी कोई चांस वगैरह मिलने वाला है ही नहीं है, सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, रखना नीचे नहीं है उनको भी। ओके, और सेकंड वन जो कंडीशन है उनके लिए वो क्या है आपका, 100 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना। क्लियर है, फिजिकल इफिशिएंसी, सॉरी इफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना है आपको, मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को। चलो अब आगे, मेडिकल फिटनेस है, ये भी कुछ काम का नहीं है। अभी देखो, ये मेडिकल फिटनेस जो है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज का मतलब बहुत लंबा हो जाएगा और बच्चे देखते भी नहीं इतना बड़ा लंबा। ओके ठीक है, तो थोड़ा सा ये, मतलब ये मैं अलग से क्यों बनाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये रिलेटेड किससे है, देखो ये वाला, मतलब असिस्टेंट टीआरडी, उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। तो एक ही वीडियो इतना लंबा बन जाएगा 1 घंटे का, तो वो कुछ फायदा होगा नहीं उसका। सो डोंट वरी। ओके, आगे समझ में आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जामिनेशन फी कितनी है, क्या पैटर्न रहेगा एग्जामिनेशन का, निगेटिव मार्किंग कितने की है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वाले क्लास में बता दिया है। ओके, आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स होंगे वो, कुछ डाउट नहीं रहेगा शायद। ओके, इतना तो क्लियर करवा दिया है मैंने। अगर कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन, कमेंट सेक्शन है खुला, आप भर भर के कमेंट डालिए, उसके रिप्लाई आपको जरूर देखो, इतना बता बता के मेरा गला भी खराब हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, और जितने दोस्तों को पहुंचा सकते हो उतना अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, इसको पहुंचा दीजिए। ओके, आ गया समझ में। क्योंकि देखो, ये छोटी छोटी वैकेंसीज होती है, छोटी नहीं बहुत बड़ी है यार, 22,000 मतलब बहुत बड़ा हो गया। ओके, छोटा नहीं है। तो भला कर सकते हो, नुकसान तो करना नहीं है, लेकिन अगर किसी का भला कर सकते हो तो भला कर दो। ओके, चलो आज का क्लास अपन यहीं पर खत्म कर देते हैं। जय हिंद ऑल सभी को, चलो बाय ऑल ऑफ यू।